हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू योर ओन चैनल ट्रेंडिंग एग्जाम इकोनॉमिक्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस पूरी सीरीज में हम लोग इकोनॉमिक्स को घटना चक्र की जो इकोनॉमिक्स है आपकी पूर्वालोकन वाली बुक, उसकी पूरे इकोनॉमिक्स के सेक्शन जो है वो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और हम लोग ऑलरेडी हमारे चैप्टर 4 पर आ चुके हैं जो कि कृषि से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। इस चैप्टर के अंदर टोटल हमारे पास 175 क्वेश्चन था, जिससे हम लोगों ने प्रीवियस जो वीडियोज है उसमें 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग आगे के क्वेश्चंस जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 101 से। 1950 से 1990 की अवधि के में भारत में खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़कर 3 गुने से अधिक हो गया है। फिर भी यही फिर भी सही अर्थ में आत्मनिर्भरता, जिसका तात्पर्य भूख से मुक्ति, नहीं प्राप्त की जा सकी है। इससे निम्नलिखित के कौन से कारण है, यानी कौन से ऐसे रीजन है जिसकी वजह से भारत में उत्पादन तो बढ़ा है, हम लोगों ने उत्पादन तो बढ़ा लिया, लेकिन भारत अभी तक आत्मनिर्भर नहीं बन पाया, यानी यहाँ पर सभी लोगों को खाना अभी तक अवेलेबल नहीं हो पाया है। तो इसका पहला रीजन दे रखा है कि हरित क्रांति देश के छोटे छोटे खंडों तक सीमित रही, गरीबों की कमाई की तुलना में खाद्यों के भाव बहुत अधिक थे, मोटे अनाज की तुलना में गेहूं और धान पर अत्यधिक बल दिया गया, और चौथा दे रखा है हरित क्रांति के अधिकांश लाभ नकदी फसलों को ही मिले, खाद्य फसलों को नहीं। तो पूछा इन चारों में से कौन सा हमारा करेक्ट आंसर है। तो ये जो दे रखा है कि हरित क्रांति का अधिकांश लाभ नकदी फसलों को ही मिला, खाद्य फसलों को नहीं, ये पूरी तरीके से गलत है, ये बात करेक्ट नहीं है। 1 2 3 जो है ये हमारे कारण है, क्योंकि हरित क्रांति के अंदर तो गेहूं चावल भी आए थे, और गेहूं चावल तो खाद्य फसलों में आते हैं, वो नकदी फसलें तो होती ही नहीं है। तो इसीलिए नकदी फसलों वाली बात जो है वो गलत है, बाकी तीनों हमारे सही है, तो हमारा ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं थोड़ी सी। हरित क्रांति की यह आलोचना की जाती है कि इसका लाभ कुछ विशेष क्षेत्रों में एवं बड़े किसानों को ही मिला। पुनः हरित क्रांति में मोटे अनाजों की उपेक्षा कर गेहूं चावल एवं कुछ नकदी फसलों के उत्पादन को बढ़ाने पर ही ध्यान केंद्रित किया गया। खाद्यान्न की कीमतें मात्र प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि को छोड़कर निरंतर बढ़ती जा रही है, जिसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस में वृद्धि का प्रमुख योगदान रहा है। खाद्यान्नों की कीमत वृद्धि की अपेक्षा समाज में निम्न आय वर्ग के लोगों की आय में कम वृद्धि हुई है। अतः वर्ष 1950 से 90 की अवधि में खाद्यान्नों में लगभग 3 गुनी वृद्धि के बावजूद भारत में अभी भी भूख से मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकी है। यानी हम लोग देख ही रहे कि 3 रीजन जो है वो हमारे करेक्ट दे रखे हैं। 102, क्वेश्चन नंबर 102। हरित क्रांति से भारत के कौन से राज्य सर्वाधिक लाभान्वित हुए, यानी किन राज्यों को सबसे ज्यादा फायदा हुआ। बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। तो जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा सी। सी हमारा करेक्ट आंसर, क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा जो हुआ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ही लोगों को हुआ था। भारत में हरित क्रांति का प्रारंभ वर्ष 1966 में खरीफ फसल से हुआ। इसका सर्वाधिक सकारात्मक प्रभाव पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र एवं तमिलनाडु के कुछ जिलों में दिखाई दिया। तो हमारा सी जो है वो करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 103। क्वेश्चन नंबर 103 कहता है कि प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तावित द्वितीय हरित क्रांति में सम्मिलित नहीं है। प्रधानमंत्री जी द्वारा प्रस्तावित जो द्वितीय हरित क्रांति है उसमें सम्मिलित क्या नहीं है। भारतीय कृषकों का सार्वभौमिक यानी ग्लोबल कृषि व्यापार में सहभागिता, फसल पश्चात खाद्यान्न में क्षति को कम से कम करना, फसलों के भंडारण में सुधार, या फिर कृषि में विदेशी मुद्रा के सीधे सीधे निवेश को प्रोत्साहन। ये क्वेश्चन 2008 में पूछा गया था, और रियल बात है कि प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तावित द्वितीय हरित क्रांति में ये चीज नहीं है। हम भी नहीं चाहेंगे कि भैया फॉरेन एक्सचेंज जो है वो सीधे तौर पर इन्वेस्टमेंट करे किसके अंदर, कृषि के अंदर। कृषि के अंदर हम भी विदेशी मुद्रा का सीधा निवेश नहीं चाहते हैं। द्वितीय हरित क्रांति शब्द सबसे पहले 18 जुलाई 2005 को भारत अमेरिका संयुक्त वक्तव्य के दौरान सुनाई पड़ा था। इस वक्तव्य में प्रधानमंत्री जी ने आशा व्यक्त की थी कि कृषि के क्षेत्र के में ज्ञान पहल यानी नॉलेज इनिशिएटिव देश में दूसरी हरित क्रांति की अग्रदूत बनेगी। यह इस ज्ञान पहल के द्वारा जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र सहित कृषि शिक्षा, अनुसंधान, क्षमता निर्माण में मदद करने के लिए दोनों देशों के विश्वविद्यालय और तकनीकी संस्थाओं और व्यवसायों को जोड़ने पर बल दिया गया था।
अतः स्पष्ट है कि कृषि में विदेशी मुद्रा के सीधे निवेश के बजाय ज्ञान पहल पर जोर दिया गया था कि ज्ञान दिया जाए, फसलों के भंडारण में सुरक्षा किया जाए, लेकिन यह नहीं कहा गया था कि विदेशी जो है वो डायरेक्ट क्या करे, इन्वेस्टमेंट करे। चलिए क्वेश्चन नंबर 104 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, यानी ऐसी कौन सा प्रोसेस है जिससे कि हम लोग अपने एनवायरनमेंट की क्या कर सकते हैं, सुरक्षा कर सकते हैं। तो अधिक उपज वाली किस्म की खेती, ग्लास हाउस में पौधे लगाना, ग्रीन हाउस जिसे आप लोग कहते हो, शिफ्टिंग खेती है या जैविक खेती। तो इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए जो सबसे अच्छा है वो है हमारा ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती। जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी उत्पादन प्रणाली है जो मृदा, पारिस्थितिक तंत्र और लोगों के स्वास्थ्य के अनुकूल होती है, यानी ये सब चीजों में अच्छी होती है, इसीलिए जरूरी है, ये अच्छी है। क्वेश्चन नंबर 105 की बात करते हैं, बड़ा लंबा सा क्वेश्चन है। गहन कदन संवर्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा हेतु पहल, इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट्स प्रमोशन, भैया ये नाम मुझे याद नहीं रहेगा, आप लोग याद कर लेना, के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है या कौन सा सही है, इनमें से कौन सी बात सही है। पहली बात दे रखिए, इस पहल का उद्देश्य उन्नत उत्पादन और कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी को निर्देशित करना है एवं समूह उपागम यानी क्लस्टर अप्रोच के साथ एकीकृत रीति के मूल्यवर्धन तकनीकों निर्देशित करना है। ठीक है, इस योजना में निर्धन, लघु, सीमांत एवं जनजातीय किसानों को बड़ी हितधारिता यानी स्टेक है, यानी उनके लिए फायदे की चीज है। नेक्स्ट, इस योजना का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य वाणिज्यिक फसलों के किसानों को पोषकों के अत्यावश्यक निवेश के लघु सिंचाई उपकरणों के निःशुल्क किट प्रदान कर कदन्न की खेती को और प्रोत्साहित करना है, यानी मिलेट्स की खेती को और ज्यादा, कदन का मतलब मिलेट्स होता है। ठीक है, तो इनमें से बोला कि इनमें से कौन सी बात करेक्ट है, तो यहां पर केवल एक जो है वो करेक्ट है, केवल एक बात जो है पहले वाली स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है कि इस पहल का उद्देश्य उन्नत उत्पादन और कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी को निर्देशित करना है एवं समूह उपागम यानी क्लस्टर अप्रोच के साथ एकीकृत रीति से मूल्यवर्धन तकनीकों को निर्देशित करना है। जरा इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। गहन कदन संवर्धन के माध्यम से पोषण सुरक्षा हेतु यानी कि INSIMP जो पूरा नाम दे रखा है हमें, इनिशिएटिव फॉर न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी थ्रू इंटेंसिव मिलेट्स प्रमोशन का उद्देश्य उन्नत उत्पादन एवं कटाई उपरांत प्रौद्योगिकी एवं समूह उपागम यानी क्लस्टर अप्रोच के साथ एकीकृत रीति से मूल्यवर्धित तकनीकों का प्रदर्शन करना था। अर्थात इस पहल के अंतर्गत मोटे अनाजों की उत्पादकता तथा उत्पादन में वृद्धि, कदन संबंधी खाद्य प्रसंस्करण यानी प्रोसेसिंग को प्रोत्साहन और उन्हें उपभोक्ताओं के लिए आकर्षक बनाने का प्रयास किए जाएंगे, जिससे कि पोषण के साथ साथ किसानों की आय को भी बढ़ाया जा सके। योजना की गाइडलाइंस में लाभार्थी किसानों की स्पष्ट पहचान नहीं की गई है, अतः कथन 2 और 3 को सही नहीं माना जा सकता, इसीलिए एक ही जो है हमारा ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना यानी NATP का पोषण भारत में जिस अंतरराष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण द्वारा होता है वह कौन सी है, यानी बेसिकली NATP का जो प्रोसेस है वो कौन करता है या किसके द्वारा ये चीज चलाई जा रही है, ये कह सकते हैं आप, कौन इसको संभालता है। तो हमें ऑप्शन दे रखे हैं, खाद्य एवं कृषि संगठन, विश्व बैंक, एशियन बैंक कार्यक्रम या फिर संयुक्त राष्ट्र विकास। तो इसका जो करेक्ट आंसर है कि राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना, इसके बारे में कौन करता है, विश्व बैंक देता है। राष्ट्रीय कृषि तकनीक परियोजना विश्व बैंक की सहायता के द्वारा से प्राप्त परियोजना यानी विश्व बैंक की हेल्प से चलाई जाती है। यह परियोजना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR और कृषि एवं सहकारिता विभाग यानी DAC द्वारा नवंबर 1998 से कार्यान्वित की जा रही है। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ चलते हैं। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसका तो यही है ना, बीमा का बीमा ही है इसका। तो ये क्या हो गया, एक मिनट, फसल बीमा योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कर लेते हैं। पहला बोला हुआ है,
इस योजना के अंतर्गत कृषकों को वर्ष के किसी भी मौसम में उनके द्वारा किसी भी फसल की खेती करने पर 2% की एक समान दर से बीमा किस्त का भुगतान करना होगा। ओके। सेकंड, यह योजना चक्रवात और गैर मौसमी वर्षा से होने वाली कटाई उपरांत घाटे को बीमाकृत करती हैं। तो देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जो है वो सारे फसलों पर सेम तरीके के देने पे तो बात नहीं करती। तो हमारा जो ऑप्शन दे रखा है वो दे रखा है केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक ना तो दो। तो पहला तो करेक्ट हो ही नहीं सकता, तो ये तो वैसे ही गलत है। पर दूसरा जो है वो हमारा करेक्ट है, तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। कृषि क्षेत्र में व्यापक अनिश्चितताओं से उत्पन्न समस्याओं के समाधान हेतु सरकार द्वारा 13 जनवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना घोषित की गई। इस योजना के माध्यम से सरकार कम प्रीमियमी दरों पर सभी किसानों को सभी प्रकार, चाहे वो सामान्य हो चाहे वाणिज्यिक हो, की फसल पर बीमा प्रदान करेगी। इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य क्या क्या है, जरा वो पढ़ लेते हैं। पहला, प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के परिणाम स्वरूप फसलों की क्षति की स्थिति में किसान को वित्तीय सहयोग प्रदान करना। सेकंड, किसानों की कृषि में निरंतरता सुनिश्चित करने हेतु उनकी आय में स्थायित्व लाना। तीसरा, यानी उनकी आय स्थिर हो। तीसरा, किसानों को उन्नत एवं आधुनिक कृषि विधियों को अपनाने हेतु प्रेरित करना। और लास्ट, कृषि क्षेत्र में साख प्रवाह को सुनिश्चित करना। ये चार हमारे जो है मेन उद्देश्य थे। इस योजना के अंतर्गत खाद्यान्न फसलों जैसे कि अनाज हो गए, मोटे अनाज हो गए तथा दालें हो गई, तिलहन हो गई तथा वार्षिक वाणिज्यिक फसलें और बागवानी को शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत बीमा किस्त की दर, बीमित राशि या अनुमानित भावी क्षति जो कम हो अनुपात एक समान ना होकर के अलग अलग है। यानी खरीफ फसलों के लिए 2%, रबी फसलों के लिए 1.5% और वार्षिक वाणिज्यिक बागवानी हेतु 5%। और इसी वजह से हमारा पहली स्टेटमेंट जो थी वो इनकरेक्ट थी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 108, फसल बीमा निम्न में से किसके अधिकार में, एकाधिकार में, यानी फसल बीमा कौन कर सकता है? नेशनल इंश्योरेंस एजेंसी, कहते हैं LIC, जनरल इंश्योरेंस कंपनी, या फिर नाबार्ड। 2008 का ये क्वेश्चन है, आंसर कोई प्रॉपर नहीं है, जरा इसके बारे में बात कर लेते हैं क्यों। भारत में कृषि क्षेत्र को बीमा कवर उपलब्ध कराने हेतु भारतीय कृषि बीमा कंपनी निर्दिष्ट संस्था है। इससे पहले कृषि क्षेत्र में लागू बीमा योजनाओं का क्रियान्वयन सामान्य बीमा कंपनी यानी जनरल इंश्योरेंस कंपनी GIC द्वारा किया जाता था, किंतु कृषि क्षेत्र की व्यापक और विशिष्ट आवश्यकताओं के दृष्टिगत भारत सरकार ने दिसंबर 2002 में भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड यानी कि AICIL की स्थापना की। ठीक है, जो कृषि क्षेत्र में के बीमा कवर, चाहे वो वर्षा से रिलेटेड बीमा हो, फसल से रिलेटेड बीमा हो आदि हेतु प्रमुख उत्तरदायी बीमा संस्था है। AIC द्वारा वर्षा बीमा को खरीफ वर्ष 2004 के दौरान शुरू किया गया। भारतीय कृषि बीमा कंपनी में सामान्य बीमा निगम, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और नाबार्ड ने पूंजी लगा रखी है। यानी सबका पैसा कहां लगा हुआ है? AIC में। ठीक है, AIC के अंदर सारे के सारे लगे हुए हैं हमारे। मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम कर्नाटक में वर्ष 2007 खरीफ की सीजन के साथ लागू की गई थी। इसके बाद खरीफ सीजन 2008 के सत्र से 10 राज्यों में लागू किया गया। सबसे पहले कर्नाटक में 2007, फिर 2008 से 10 अलग अलग राज्यों में। मौसम आधारित फसल बीमा योजना की सर्वप्रथम स्टार्टिंग कहां हुई थी? अभी तो हमने पढ़ा, तो हमें पता है हरियाणा में, कर्नाटक में, पंजाब में, तमिलनाडु में, हमें पता है। कर्नाटक में बी करेक्ट आंसर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्षा बीमा भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड यानी AICIL द्वारा किया जाता है। यह योजना 2007 के दौरान दक्षिण पश्चिम मानसून अवधि में शुरू की गई थी। बोला इनमें से कौन सा आंसर जो है वो करेक्ट है? केवल एक, केवल दो, दोनों, एक और दो, और ना तो एक ना तो दो। तो ये तो पता ही हमें कि वर्षा बीमा कौन करता है? AICIL करती है, ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2007 में हुई थी। और कब हुई थी? खरीफ फसल के दौरान हुई थी। तो दक्षिण पश्चिम मानसून खरीफ फसल का ही टाइम होता है, तो यानी कि दोनों के दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 111, चलो शगुन का टाइम हो गया। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
भारतवर्ष में फसल बीमा योजना 1985 के में प्रारंभ की गई। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु क्षेत्रों की कुल जनसंख्या 9 है। काम के बदले अनाज कार्यक्रम 1977 यानी 1977 में आरंभ किया गया और नीली क्रांति का संबंध सरसों के उत्पादन से। इन कथनों में से कौन सा सही है? केवल 1 और 2 सही है, 2 और 3 सही है, 3 और 4 सही है, 1 2 3 सही है। तो देखो नीली क्रांति जो है वो मत्स्य पालन से थी, ये तो पता है। सरसों से तो पीली क्रांति थी, तो ये वाली तो पूरी तरह से इनकरेक्ट है। लेकिन भारतवर्ष में फसल बीमा योजना 1985 में शुरू हुई थी, ये करेक्ट बात है। उत्तर प्रदेश में शस्य जलवायु वाले कुल 9 राज्य थे जब ये क्वेश्चन आया था, उस टाइम की बात से बिल्कुल सही है। और काम के बदले अनाज 1977, ये भी बिल्कुल करेक्ट चीज है। तो नीली क्रांति का संबंध मत्स्य पालन से, ना कि सरसों उत्पादन से। बाकी सारे कथन क्या है हमारे? सही है। अब क्वेश्चन नंबर 112 दे रखा है कि ये जो हरियाली योजना है ये किससे रिलेटेड है, किससे संबंधित है? फसल प्रबंधन से, मृदा प्रबंधन से? दो और ऑप्शन दे रखे, वो भी पढ़ लेते हैं। जल प्रबंधन से या फिर वन प्रबंधन से? 2016 का ये क्वेश्चन है यूपीपीसीएस का, तो ये एक्चुअली जल प्रबंधन से। हरियाली योजना जो है वो किससे रिलेट करती है? जल प्रबंधन से। 27 जनवरी 2003 को तत्कालीन प्रधानमंत्री, यानी कि 27 जनवरी 2003 के टाइम पे हमारे जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी ने 2000 करोड़ रुपए की लागत वाली जल संग्रहण से संबंधित विकास योजना हरियाली का शुभारंभ किया था। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य जल संग्रहण योजनाओं का क्रियान्वयन, वर्षा जल का संचयन, पेयजल समस्या का निवारण, सिंचाई हेतु जल की व्यवस्था और वृक्षारोपण को प्रोत्साहन देना है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन इस परियोजना में देश की 2.32 लाख पंचायतों के जरिए चलाया जा रहा है। यानी अभी फिलहाल में ये काफी बड़े लेवल पे चल रही है हरियाली योजना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 113, विशेष कृषि उपज योजना का संबंध, यानी ये किससे रिलेटेड है? विशेष कृषि किससे रिलेटेड है? दलहन और तिलहन से, नकद फसलों से, कृषि उत्पादों के निर्यात के उछाल यानी थ्रस्ट से, या फिर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में फसलों की उत्पादकता बढ़ाने से? तो विशेष कृषि उपज योजना जो है ये कृषि पदार्थों के निर्यात को कैसे बढ़ाया जाए उससे रिलेटेड है। ठीक है, 2004 का क्वेश्चन है यूपीपीसीएस स्पेशल के लिए। विशेष कृषि उपज योजना का संबंध कृषिगत उत्पादों की निर्यात वृद्धि से है। इस योजना का उल्लेख आयात निर्यात नीति 2004 से लेकर 2009 में किया गया था। विशेष कृषि उपज योजना का उद्देश्य फल फूल सब्जियों, डेयरी, कुक्कुट लघु वनोत्पाद आदि के उत्पादकों को इनके उत्पादन वृद्धि और निर्यात वृद्धि हेतु प्रोत्साहित करना है। तो ये विशेष कृषि उपज योजना जो है वो क्या है? बेसिकली कृषि पदार्थों को निर्यात को बढ़ाने से रिलेटेड है। नेक्स्ट 114, राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से संबंधित है किससे? नकदी फसलों से, खाद्यान्नों से, सब्जियों से, या निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से? पढ़ते ही डायरेक्ट आंसर है, अभी जस्ट पढ़ा था। आप लोग रिवाइज करते रहोगे तो आप लोगों के लिए भी इजी रहेगा। 2009 का ये क्वेश्चन था, तो ऑफकोर्स निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से, डी हमारा करेक्ट आंसर है। 115, निम्नलिखित में से किस वर्ष में राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था? तो ये राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण जो है 2008, 2009, 2010, 2011, ये 2008 में प्रारंभ किया गया था। ये 2016 का क्वेश्चन है। ठीक है, 2008 में चालू किया गया था राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम NLRP RMP 21 अगस्त 2008 से प्रारंभ किया गया था। इसके बारे में यही जानने वाली बात है। 116 की बात करते हैं। भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम किस वर्ष प्रारंभ किया गया? एक तो आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, रेनफेड किसके द्वारा किया गया? तो 2008 से 2009, किस वर्ष में? 9 से 10, 10 से 11 या 11 से 12? तो ये रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम जो है ये किया गया था 2011 से 12 में। 2015 का ये क्वेश्चन है। भारत सरकार के कृषि एवं सहकारिता विभाग द्वारा रेनफेड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम 2011-12 में प्रारंभित किया गया राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY के अंतर्गत एक उपयोजना है, यानी एक सब प्लानिंग है। इसका मुख्य उद्देश्य किसानों के जीवन स्तर में सुधार लाना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है किसान क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड। इसके ऊपर तो टीवी पे भी बहुत सारे ऐड आए थे जब ये चालू हुआ था।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से किन किन उद्देश्यों के लिए कृषक को अल्पकालीन ऋण समर्थन उपलब्ध कराया जाता है, यानी कौन कौन सी चीज के लिए किसान क्रेडिट कार्ड के बेसिस पर उसे शॉर्ट टर्म लोन यानी अल्पकालीन ऋण मिल सकता है। पहला, फार्म परिसंपत्तियों के रखरखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए, कंबाइन कटाई मशीन ट्रैक्टर एवं मिनी ट्रकों के क्रय के लिए, फार्म परिवारों की उपभोग आवश्यकताओं के लिए, फार्म फसल कटाई के बाद के खर्चों के लिए, परिवार के लिए घर निर्माण एवं गांव में शीतागार सुविधा की स्थापना के लिए। बोला गया इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है? तो देखो सीधी बात है, किसान क्रेडिट कार्ड गांव के लिए तो होगा नहीं, ये तो ऐसे ही गलत है। ठीक है, ये तो ऐसे ही गलत है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। कंबाइन कटाई मशीन नहीं, किसान क्रेडिट कार्ड बड़ी हुई चीजों के लिए होता ही नहीं है, छोटे के लिए ही होता है। ठीक है, तो फार्म पहला, तीसरा और चौथा हमारा करेक्ट आंसर है, यानी फार्म परिसंपत्तियों के रखरखाव हेतु कार्यशील पूंजी के लिए, फार्म परिवारों की उपभोग आवश्यकताओं के लिए और फसल कटाई के बाद खर्चों के लिए। किसानों की ऋण आवश्यकता कृषि संबंधी खर्चों की पूर्ति के लिए पर्याप्त एवं समय पर ऋण की सुविधा प्रदान करना, साथ ही आकस्मिक खर्चों के अलावा सहायक कार्यकलापों से संबंधित खर्चों की पूर्ति करने के उद्देश्य से किसान क्रेडिट कार्ड योजना की शुरुआत 1998 में की गई थी। इसका उद्देश्य फसल उपजाने के लिए ऋण सहायता, यानी कि जब फसल की खेती करते तब आपको ऋण मिल जाएगा, कटाई के बाद के खर्चों के लिए सहायता मिल जाएगी, कृषि से संबंध कृषि संपत्ति गतिविधियों के रखरखाव के लिए मिल जाएगी, कार्यशील पूंजी प्रदान करना, कृषि उपज विपणन के लिए मिल जाएगी और किसानों की उपभोग आवश्यकताओं के लिए सहायता प्रदान करना। ये इसके मेन रीजंस हैं। ठीक है, कहीं पर भी आपने देखा हैवी मशीनरी वगैरह की बात नहीं हुई है, बड़ी बड़ी मशीन ट्रक खरीदना ट्रैक्टर खरीदना इसके लिए नहीं हुई है बात, और गांव वगैरह के लिए तो बिल्कुल ही नहीं हुई है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना कब आरंभ की गई थी? अभी तो हमने ऊपर पढ़ा 1998, ये देखो ये रहा 1998 है ना। चलो फिर भी पढ़े तो ऑप्शन है 2004 से 5, 2000 से लेकर 2001, 98 से 99 या 95 से 96, ये 2 बार ये क्वेश्चन आया बैक टू बैक, तो ज्यादा गैप थोड़ी ना, 2008 में भी आया 2010 में भी। तो करेक्ट आंसर है 1998 1999। किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ वर्ष 1998-1999 में किया गया था। इस योजना का उद्देश्य बैंकिंग व्यवस्था में किसानों को समुचित और यथा समय सरल एवं आसान तरीकों से आर्थिक सहायता दिलाना है, ताकि खेती एवं जरूरी उपकरणों की खरीद के लिए उनके वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 119 पे आते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसकी शुरुआत 2001 में की गई थी, ये तो ऐसे ही गलत हो गया। यह योजना किसान को उनकी खेती की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त एवं समानुकूल खाद्य समर्थन प्रदान कराती है। तो देखो एक तो सही हो ही नहीं सकता, क्योंकि 1998 में शुरू हुई थी ये योजना, तो 2000 वाले एक वाला तो मतलब ही नहीं बनता। ये सही नहीं है तो ये दोनों भी सही नहीं हो सकते। पहला तो सही नहीं है, दूसरा पढ़ लेते हैं। तो ये बात तो है ना कि किसान क्रेडिट कार्ड को बेसिकली बताया तो यही कहता है कि भाई समयानुकाल पर्याप्त हो जाए, जितना साख हो वो मिल जाए, उनकी जो खेती की आवश्यकता है वो पूरी हो जाए। तो सेकंड हमारा करेक्ट है, बी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 120 पर आते हैं। किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड योजना लाई गई थी, कौन से साल लाई गई थी? अभी हमने बात की 1998 से 1999, सीधा करेक्ट आंसर है। इसका मतलब कई अलग अलग एग्जाम्स में ये आया हुआ है क्वेश्चन, याद रखिएगा ये डेट। वैसे डेट्स वगैरह तो आपको वैसे भी याद होती है। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर प्रकाशित होती है, यानी हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर जो है कौन प्रकाशित करता है? भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान से, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से। ये देखो संस्थान और परिषद का ही अंतर है बस। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद से या फिर भारतीय विज्ञान एवं औद्योगिकी अनुसंधान परिषद से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद से। हैंडबुक ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो ICAR द्वारा प्रकाशित की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 122। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद स्थित है कहां पर? कानपुर में, गाजियाबाद में, इलाहाबाद में या फिर लखनऊ में? तो ये जो है लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद जो है लखनऊ में है। ठीक है, वैसे भी ज्यादातर ऐसी चीजें जो होती है वो कहाँ होती है? राजधानी में ही तो होती है ना, तो लखनऊ में तो बनता ही है। नेक्स्ट 123। NAFED
FED, चलो NAFED, ये जो है नाफेड, ये संबंधित है किससे? पशुपालन से, ईंधन की उचित बचत से, ईंधन की बचत से, कृषि विपणन से, या फिर कृषि उपकरण से। तो NAFED जो है वो कृषि विपणन से रिलेट करता है। जरा इसकी फुल फॉर्म वगैरह पढ़ लेते हैं यहां पर हम लोग। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। FED जो है वो तो फेडरेशन ऑफ इंडिया में आ गया, FED पूरा का पूरा ले लिया इसने, फेडरेशन। NA हो गया नेशनल एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन मार्केटिंग, ये कॉपरेटिव मार्केटिंग, ये वर्ड आपको खुद से ही देखना पड़ेगा। कृषि विपणन से संबंधित है, इसकी स्थापना 2 अक्टूबर 1958 को की गई थी। यह राष्ट्रीय स्तर पर एक शीर्ष सहकारी संगठन है जिसका प्रमुख कार्य चुनी हुई कृषि वस्तुओं का प्रबंधन, वितरण, निर्यात एवं आयात करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 124 की बात करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन सहकारिता का शीर्ष घट संगठन है, यानी राष्ट्रीय स्तर पर कृषि विपणन के लिए सबसे बड़ी कंपनी है वो कौन सी है? FCI, नाफेड, नेशनल कोऑपरेटिव यूनियन, या फिर नेशनल कृषि विपणन परिषद। तो अभी हमने बात की कि सबसे पहले कृषि विपणन की जो बात करता है वो कौन करता है? कोऑपरेटिव मार्केटिंग की फेडरेशन वाला, नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज नाफेड। नाफेड जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 125 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी भारत से कृषि सामानों के निर्यात में सम्मिलित नहीं है? यानी कौन सी एजेंसी है जो भारत में निर्यात से कोई लेना देना नहीं है उसका? नाफेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन, इफको, या फिर MMTC, इनमें से कौन सी नहीं है? तो नाफेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन STC और MMTC भारत में कृषि उत्पादों को निर्यात करने वाली संस्थाएं हैं। जबकि ये जो इफको है, IFFCO, ये एक रासायनिक उर्वरक के उत्पादन, निर्यात और आयात वाली संस्था है। तो ये तीन जो है ये तो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, जबकि इफको जो है वो किससे रिलेटेड है? हमारे फर्टिलाइजर से। ठीक है, 126, क्वेश्चन नंबर 126 की बात करते हैं। भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को किसके अधीन विनियमित किया जाता है? यानी कृषि उत्पाद जो है वो कौन किसके अंदर आता है? आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंदर आता है, राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम के अंदर आता है, कृषि उत्पाद श्रेणी क्रम एवं चिन्हांकन अधिनियम द्वारा आता है 1937 में जो बनाया गया था, या फिर खाद्य उत्पादक आदेश 1956 एवं मांस एवं खाद्य उत्पादक आदेश 1973, ये किसके अंदर आता है? कृषि उत्पादों के लिए बाजार। तो कृषि उत्पादों के लिए जो बाजार है वो राज्य द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पाद विपणन समिति अधिनियम के द्वारा आता है। और अभी आप लोगों को पता ही है कि ये जो किसान बिल आया है उसमें इस वाली बात पे ही थोड़ा असर पड़ रहा है। 2015 का क्वेश्चन है। भारत के अधिकतर लोग भागों में कृषि उत्पाद के बाजार को राज्यों द्वारा अधिनियमित कृषि उत्पादन विपणन समिति अधिनियम यानी APMC एक्ट के अधीन विकसित एवं संचालित किया जाता है। अब बोला हुआ है कि सब्जियों पर इंडिया में जो शोध होता है यानी रिसर्च होता है वो कहां पर होती है? इंडिया में। वाराणसी सब्जी शोध संस्थान कहां स्थित है? वाराणसी में, सॉरी, भारतीय सब्जी शोध संस्थान वाराणसी में, लखनऊ में, मैसूर में या बेंगलुरु में। तो ये जो सब्जियों के ऊपर रिसर्च होती है इंडिया में वो वाराणसी में होती है। तो भारतीय सब्जी अनुसंधान संगठन यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च यानी IIVR वाराणसी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 127 हो गया। क्वेश्चन नंबर 128 की बात करते हैं। सुनहले चावल की प्रचुरता सृजित की गई है। सुनहले जो चावल होते हैं उसके अंदर कौन सी प्रचुरता होती है? अब ये चावल दो तरह के होते हैं। अब ये सुनहले जो होते हैं वो गोल्डन चावल होते हैं, जो थोड़े पके हुए चावल भी कहते हैं जिन्हें। तो सुनहले चावल में किस चीज की प्रचुरता होती है? विटामिन A की, B की, C की, D की या E की? तो विटामिन A जो है, अब देखो मैं इसे विटामिन बोल रहा हूं, अगर किसी को विटामिन बोलना हो तो कोई गलत नहीं है, अपना आप बोल सकते हो, इसमें कोई टेंशन नहीं है। होता है कुछ बच्चे इसे बोलते हैं विटामिन बोलते हैं, कुछ लोग इसे विटामिन बोलते हैं, कुछ विटामिन बोलते हैं। तो आपको जो बोलने का मन करे आप बोल सकते हो, आपकी प्रोनाउंसिएशन है। आपसे एग्जाम में टिक करने के लिए बोलेंगे, प्रोनाउंसिएशन थोड़ी ना पूछेंगे। तो विटामिन A जो है वो सबसे ज्यादा होती है गोल्डन राइस में। जो गोल्डन चावल होते हैं, सुनहले चावल होते हैं, वो ओरिजा सैटिवा चावल की एक किस्म है जिसे बीटा कैरोटीन जो खाने वाले चावलों में
प्रोविटामिन ए उपलब्ध कराता है कि जैव संश्लेषण के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा बनाया जाता है, जिसे आप ब्राउन राइस भी कहते हो। तो ब्राउन राइस जो होता है उसके अंदर विटामिन ए बहुत ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 129 की बात करते हैं। कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है कहां पर, कैसी मांग पाई जाती है? लचीली, शून्य लचीली, स्थायी कत्वहीन या फिर अत्यंत लचीली। तो कृषि उत्पादों की मांग जो होती है वो कैसी होती है? काफी ज्यादा स्थायी कत्वहीन। स्थायी मतलब इन इलास्टिक डिमांड पाई जाती है, आप इसे टाल नहीं सकते। कृषि उत्पाद तो नेसेसरी चीजों में ही आ जाते हैं मोस्टली, तो ये आप टाल नहीं सकते। कृषि उत्पादों की मांग स्थायी कत्वहीन यानी इन इलास्टिक डिमांड यानी लोचहीन डिमांड मांग होती है। इस कारण अत्यधिक पैदावार की स्थिति में किसानों के लिए कीमत और उनकी कुल आय पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि भाई लोग खरीदेंगे ही खरीदेंगे, तो अगर ज्यादा इन्होंने बना लिया तो क्या होगा? उस वजह से इन इलास्टिक डिमांड तो नॉर्मल होती रहेगी, डिमांड बढ़ने और घटने वाली तो कोई बात है ही नहीं यहाँ पर। तो अगर ज्यादा उत्पादन कर देंगे तो वहां पे थोड़ा कीमतें जो है कम होनी शुरू हो जाती है। 130 की बात करते हैं। भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। भारत में सबसे पहला विश्वविद्यालय खुला था, वो कहां पर खुला था? पंतनगर में, लुधियाना में, जबलपुर में या फिर कानपुर में। तो ये पंतनगर में ही होगा, क्योंकि पंतनगर ही जो है कृषि के अंदर हमारा वो जगह भी माना जाता है ना, एक जो ओरिजिनेशन वाली जगह होती है वो भी यही मानी जाती है, तो इसीलिए। वर्ष 1960 में स्थापित जीबी पंत कृषि औद्योगिक सॉरी कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय भारत की प्रथम कृषि विश्वविद्यालय है, जो पंतनगर उत्तराखंड में स्थापित है। वही क्वेश्चन नंबर 131 की बात करते हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के निम्नलिखित तकनीकी परियोजनाओं पर विचार कीजिए और आरंभ के वर्ष के कार्याल काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए, यानी कि स्टार्टिंग में क्या क्या हुआ है वहां पर, उस सबसे पहले क्या काम हुआ, फिर क्या काम हुआ, उसके बाद क्या काम हुआ, उसके बाद क्या काम हुआ। तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के हिसाब से आपको क्या करना है? तकनीक परियोजनाओं पर विचार करना है, पहले कौन सी आई, उसके बाद कौन सी आई, उसके बाद कौन सी आई। तो यहाँ पर बोला हुआ है राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना, कृषि विज्ञान केंद्र, राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना और प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम। तो इनमें से कौन सा किया गया? तो इनमें से जो करेक्ट है वो सबसे पहले ये आया, कृषि विज्ञान केंद्र। कृषि विज्ञान केंद्र जब एक बार आ गया तो हमने कहा कि भैया विज्ञान के लिए हमने केंद्र बना दिया जो कि प्रयोगशाला है, तो प्रयोगशाला से अब लोगों को कहाँ लेकर के आओ? खेत में लेकर के आओ। और जब लोगों को खेत पर लेकर के आने लग गए तो हमारी जो तरीके थे उनको तरीके को चेंज करवाया हमने, और जब तरीके चेंज हो गए तब ये आया कि राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना। तो ये हमारा 4th पॉइंट हो गया। ठीक है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। वर्ष 1974 में प्रथम कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना पुडुचेरी यानी कि पौंडीचेरी में की गई। छोटे एवं सीमांत कृषकों की आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु प्रयोगशाला से खेत तक कार्यक्रम की शुरुआत 1979 में की गई। देखो 71 में सबसे पहले विज्ञान केंद्र खोल दिया, फिर विज्ञान से हम लोग कहाँ लेकर के आए? खेत में लेकर के आए लोगों को 1979 में। 5 साल लग गए इस काम के लिए। कृषि संबंधी सहयोग के माध्यम से खाद्य क्षेत्र में निर्भरता लाने एवं कृषि उत्पादों को बाजार केंद्रित बना करके गरीबी उन्मूलन एवं आय सृजन हेतु राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी योजना की शुरुआत 2006 में की गई। लेकिन वहीं पर अगर मैं IACR ठीक है, इंडियन एग्रीकल्चर काउंसिल ऑफ रिसर्च जो होगा कुछ इस तरीके से होगा, ने भारत सरकार और विश्व बैंक की वित्तीय सहायता से राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना की शुरुआत नवंबर 1998 में की थी। तो इसीलिए हमारा क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा इसमें? ए। यानी कैसे शुरुआत हुई? सबसे पहले कृषि के विज्ञान केंद्र की, फिर खेत पर गए, खेत पर तकनीक सीखी और तकनीक के बाद नवोन्मेषी परियोजना आई। ठीक है, 32 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 132। केंद्रीय खाद्य तकनीकी अनुसंधान संस्थान स्थित है कहां पर? केंद्रीय खाद्य तकनीकी संस्थान कहां पर है? बेंगलुरु, मैसूर, चेन्नई और हैदराबाद। तो ये है मैसूर में। केंद्रीय खाद्य तकनीकी जो है ये कहां पर? मैसूर में उपस्थित है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान यानी कि CFTRI यानी सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर में स्थित है। ठीक है, 133। नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट यानी नारम स्थित है। ये कहां पे? NNARM जो है ये कहां पर है? दिल्ली में, हैदराबाद में, नागपुर में, नैनीताल में।
तो केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान यानी कि NFTRI, ये हमारा हैदराबाद में। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म भी देख लेते हैं। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंध अकेडमी, दैट मीन्स नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च मैनेजमेंट, नारम, यह हैदराबाद में स्थित है। 134, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान स्थित है, यानी चारागाह से रिलेटेड और चारों से रिलेटेड जो रिसर्च होती है वो कहां पर होती है हमारे देश में? ये कौन सा इंस्टीट्यूट? बहराइच में, रांची में, झांसी में और पटना में। तो ये होती है झांसी में। झांसी में हमारा ये जगह पे है, कौन सी? भारतीय चारागाह एवं, ये रहा, भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, यानी इंडियन ग्रास लैंड एंड फॉडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, झांसी में। नेक्स्ट दे रखा है नीरू मीरू जल संग्रह कार्यक्रम भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस में 2000 वर्ष 2000 में प्रारंभ की गई थी, यानी कौन से साल, वर्ष 2000 में कौन से राज्य में नीरू मीरू को जो है स्टार्ट किया गया था? तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश है या फिर मध्य प्रदेश है? तो सन 2000 में नीरू मीरू जो है वो आंध्र प्रदेश से स्टार्ट की गई थी। नीरू मीरू का मतलब होता है जल और आप। ये जो कार्यक्रम है जल संग्रहण कार्यक्रम भारत में आंध्र प्रदेश वर्ष में प्रदेश राज्य में वर्ष 2000 में प्रारंभ किया गया था, जल और आप। चलिए क्वेश्चन नंबर 136 पर आते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चीनी के हर मौसम में केंद्र सरकार गन्ने का सर्वाधिक न्यूनतम मूल्य निर्धारित करती है। देखते हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत चीनी एवं गन्ना आवश्यक वस्तुएं हैं। तो देखो, हर साल चीनी के मौसम में गन्ने का जो होता है न्यूनतम मूल्य तो निर्धारित नहीं होता है। इसी के ऊपर अभी आप लोगों को पता है फार्मर्स एक्ट के अंदर भी बात चल रही थी, तो यही बोला गया था कि बहुत सारी फसलें हैं जिनके ऊपर हमेशा तो MSP जो है वो प्रोवाइड नहीं करवाई जाती है। हाँ, ये बात जरूर है कि आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत चीनी और गन्ना जो है दोनों ही आवश्यक वस्तु है। तो कौन सा सही है? तो ये केवल 2 जो है वो करेक्ट आंसर होगा। क्या लिखा हुआ है? केंद्र सरकार चीनी के हर मौसम में गन्ने पर सर्वाधिक न्यूनतम मूल्य यानी MSP नहीं करती लागू, ठीक है, बल्कि उचित एवं लाभकारी मूल्य यानी कि FRP का निर्धारण करती है। गन्ने पर MSP नहीं आती है, क्या आती है? FRP आती है, फिक्स्ड रेट प्रॉफिट, फिक्स्ड एंड प्रॉफिटेबल रेट होगा, समथिंग इस तरीके से का निर्धारण होता है। उचित एवं लाभकारी मूल्य। 22 अक्टूबर 2009 को केंद्र सरकार ने वर्ष 1996 गन्ना नियंत्रण आदेश में संशोधन हेतु गन्ना नियंत्रण संशोधन आदेश 2009 जारी किया। 2009 में 1996 में जो योजना थी उसको चेंज करके, आदेश को चेंज करके 2009 में दोबारा जारी किया। इस संशोधन के आदेश द्वारा 1966 के मूल आदेश में न्यूनतम मूल्य को उचित एवं लाभकारी मूल्य में प्रस्तावित किया गया, यानी MSP को FRP में चेंज किया गया। और दूसरा, आवश्यक वस्तु अधिनियम यानी 1955 के तहत चीनी और गन्ना जो है वो दोनों ही आवश्यक वस्तुओं में ला दिए गए। तो इसीलिए हमारा दूसरा कथन सही है, पहला गलत है। क्वेश्चन नंबर 137, गन्ने के उचित एवं पारिश्रमिक मूल्य यानी कि FRP निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अनुमोदित करता है, यानी FRP डिसाइड कौन करता है? आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, विपणन एवं निरीक्षक निदेशालय, कृषि मंत्रालय या फिर कृषि उपज मंडी समिति? तो मंडी तो नहीं करती, कृषि मंत्रालय भी जो विपणन और निरीक्षण पे होगा नहीं करता, कृषि लागत और ये भी नहीं होती है। आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी जो है वो FRP डिसाइड करती है। तो गन्ने का उचित एवं पारिश्रमिक मूल्य जो है FRP जो है उसका अनुमोदन आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी जो है वो करती है। कैबिनेट कमेटी ऑफ क्या, इकोनॉमिक अफेयर्स, आर्थिक मामले द्वारा किया जाता है। तो CEA द्वारा किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 138 की बात करते हैं। गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत यानी FRP का निम्नलिखित में से कौन सा अनुमोदित करता है, यानी कौन जो है इसके अंदर बताता है कि FRP डिसाइड की गई होगी? जस्ट ऊपर हमने क्वेश्चन पढ़ा है उसी के बारे में। आर्थिक मामलों का मंत्रिमंडलीय समिति, कृषि लागत एवं कीमत उपयोग, कृषि मंत्रालय का विपणन एवं निरीक्षण का आदेशालय या निदेशालय, या फिर कृषि उत्पाद विपणन समिति। तो मैंने कहा था मार्केटिंग कमेटी नहीं करती है, निरीक्षण निदेशालय भी नहीं देगा, कृषि लागत भी नहीं देगा, ये कौन देगा? सिर्फ FRP का CCEA, यानी कि कहते हैं
कैबिनेट कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर। क्या लिखा हुआ है इसके एक्सप्लेनेशन में? गन्ने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की जगह उचित एवं लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है। यह कार्य आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा किया जाता है। अन्य खरीफ व रबी फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा यह कृषि लागत एवं मूल्य आयोग की प्रस्तुति द्वारा होती है। तो गन्ने के लिए सिर्फ हमारा सिर्फ एफआरपी के लिए हमारी चीजें अलग है, बाकी खरीफ हो रबी हो उनके लिए तो बिल्कुल हमारा क्या होगा, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग वो करेगा कि भाई लागत कितनी लग रही है, मूल्य कितना होना चाहिए। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 139। ये दोनों ही लास्ट के बड़े लंबे लंबे हैं। भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक आयात में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को भुगतान के लिए किए गए बोनस यदि कुछ है के साथ साथ और क्या शामिल है? तो भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत के अंदर न्यूनतम समर्थन मूल्य है और किसानों के भुगतान के लिए जो बोनस दिया गया वो दोनों शामिल है। और क्या क्या शामिल है इसके साथ? केवल परिवहन लागत, केवल ब्याज लागत, प्रापण प्रासंगिक प्रभार एवं वितरण लागत, या फिर प्रापण प्रासंगिक प्रभार और गोदामों का भार। तो ये जो वितरण लागत वाला है ये हमारा करेक्ट है कि प्रापण प्रासंगिक प्रभार तथा वितरण लागत यह भारतीय खाद्य निगम द्वारा खाद्यान्नों की आर्थिक लागत के अंदर शामिल किया जाता है। जरा इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ते हैं। भारतीय खाद्य निगम यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया हेतु खाद्यान्नों की आर्थिक लागत इकोनॉमिक कॉस्ट जो होती है वो क्या होती है? अभिग्रहण लागत और वितरण लागत, यानी कि एक्विजिशन कॉस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। तो एक्विजिशन कॉस्ट के अंदर क्या क्या आता है? एमएसपी आता है और जो बोनस दिया जाता है वो आता है। ठीक है। प्रापण प्रासंगिक प्रभाव यानी प्रोक्योरमेंट ऑफ इंसिडेंटल्स, जिसमें राज्य स्तरीय लेवी, मंडी, परिवहन व्यय आदि चीजें आती, तो इनके साथ क्या आ जाता है? सिर्फ वितरण भी आ जाता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूनतम समर्थन मूल्य है, यानी ये वाला पॉइंट तो है ही। ये जो प्रापण प्रासंगिक प्रभाव है इसके साथ और क्या क्या आ जाएगा? वितरण आ जाता है। ठीक है। भारतीय खाद्य नियम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत खाद्यान्नों के अभिग्रहण लागत यानी कितने में वो खरीदा गया है, बनाया गया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य एवं किसानों को भुगतान किए गए बोनस के साथ प्रापण प्रासंगिक प्रभार और वितरण लागत का योग होता है, जिसलिए सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 140। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सभी अनाज, दालों, तिलहनों का न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर प्रापण खरीद यानी कि खरीद भारत के किसी भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी में असीमित होती है। आप कितना भी खरीद सकते हो एमएसपी के ऊपर। अनाजों एवं दालों का एमएसपी किसी भी राज्य या यूटी यानी केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर निर्धारित किया जाता है जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुंच पाते, यानी मार्केट प्राइस जहां नहीं पहुंच पाता वहीं पर एमएसपी जो है फिक्स की जाती है। केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, या फिर ना तो एक ना तो दो। तो इसके तो दोनों ही आंसर जो है वो गलत है। ठीक है। क्यों बोला हुआ है जरा ये देखते हैं। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग द्वारा कुल 23 फसलों के लिए एमएसपी जो है वो जारी की जाती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश होती है। इस सिफारिश के आधार पर भारत सरकार द्वारा कुल 23 ये और 2 फसलें अलग से फसलों पर न्यूनतम समर्थन की घोषणा करती है। कृषि लागत और मूल्य आयोग द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य हेतु अनुशंसित फसलें निम्न है, यानी कौन कौन सी फसलें जो है वो आती है, फंसती है इसके अंदर। इसके अंदर अनाज आता है, जैसे धान आता है, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, जौ। दालें आती है, चना, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर। तिलहन आता है, मूंगफली, सरसों, सूर्यमुखी, सोयाबीन, सेसम, कुसुम, नाइजर सीड्स, तोतिया, कच्चा कपास और कच्चा जूट। ये सारी चीजें आती है। प्रत्येक फसल के लिए जो भी एमएसपी निर्धारित की जाती है वह पूरे देश में एक समान होती है। हालांकि अभी तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं आया है जहां अनाजों एवं दालों पर एमएसपी किसी भी राज्य, केंद्र शासित प्रदेश पर उस स्तर पर निर्धारित की गई हो जिस स्तर पर बाजार मूल्य कभी नहीं पहुंच पाते, यानी बाजार मूल्य जल्दी पहुंच ही जाती है। हालांकि सरकार एमएसपी 25 फसलों पर ही जारी करता है, परंतु खरीद मुख्यतः चावल, गेहूं और कपास की ही होती है। खरीद भी कई राज्यों में सीमित होती है, फिक्स कोटा होता है कि इस राज्य से इतना ही खरीदेंगे, जिससे सभी किसानों को एक बराबर लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। किसी को ज्यादा मिल जाता है, किसी को कम।
तो इसी के साथ अब हमारे हो गए टोटल, हमने 100 क्वेश्चन पिछले वीडियो में कर लिए थे, 40 और कर लिए, हमारे हो गए 140। अब हमारे 35 क्वेश्चन और बचे जो कि हम लास्ट पार्ट लेकर के आएंगे इस चैप्टर का, उसके अंदर कवर कर लेंगे। आपको पीडीएफ के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ये जो पीडीएफ में पढ़ रहा हूं मैं, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से क्या करते हैं ये पीडीएफ डाउनलोड करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और बाकी सारे जो वीडियोस है उसमें भी मैंने हर चैप्टर वाइज जो है पीडीएफ बना करके लिंक दे रखा है, आप वहां से देख सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज इसे लाइक करें, और ये जो शेयर ऐसा सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा होगा ना रेड कलर का, उसे प्लीज आप ग्रे कलर में चेंज कर दो, ताकि हमें भी और ज्यादा क्या मिले, प्रोत्साहन मिले। और अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स को भी ये वीडियो देखनी चाहिए तो प्लीज इसे शेयर करें। एंड अगर कोई सजेशन है, कोई एडवाइस है, कोई थॉट है या कोई कंप्लेन है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं उसको कोशिश करूंगा कि उसको, अगर एडवाइस है तो एक्सेप्ट करूं, अगर कंप्लेन है तो उसका क्या करूं, निवारण कर सकूं। बाकी थैंक यू फॉर योर टाइम।